टुडे our टॉपिक इज़ अबाउट इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। आपने अभी तक देखा है कि हमारे पास किस तरह से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड जो हैं वो पाई जाती हैं। सो इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेंथ भी एक ऐसा पॉइंट है जिनकी बेस पे हम डिफरेंट सॉलिड्स की करेक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसमें होता इस तरह से है कि हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम एक पर्टिकुलर स्ट्रेस अप्लाई करके किसी मटेरियल पे उसका जो स्ट्रेन है उसको ग्राफिकल फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं और उस ग्राफ से फिर उसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि हमारे पास ये जो मटेरियल है जो सॉलिड है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा कि एक हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से जब किसी भी डिफरेंट सॉलिड्स को प्रेस किया जाता है तो उनका बिहेवियर, उनकी बर्दाश्त, उनकी स्ट्रेन, उनका चेंज जो है वो डिफरेंट होता है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करती हैं, बहुत सॉलिड बिहेवियर शो करती हैं, रिजिड बिहेवियर शो करती हैं, कुछ जो हैं वो बहुत जल्दी टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। तो इसी तरह की एक डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से हम किसी स्पेसिफिक सॉलिड के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करके उसकी स्ट्रेन का जो ग्राफ है वो प्लॉट कर सकते हैं। अब उस ग्राफ में कुछ पोर्शन होते हैं जो कि हमें जिनसे हम कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उन्हीं डिफरेंट रीजन के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। फिर उन रीजन की बेस पे हम उनकी टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम किसी भी सॉलिड के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिलता है प्रोपोर्शनल रीजन। अगर आप स्ट्रेस टू स्ट्रेन ग्राफ को देखें तो शुरू में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रीजन। अपने नाम से ज़ाहिर है कि ये ऐसा रीजन है जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कि ये हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। हमारे पास हुक्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ कि बॉडी पे लगाई जाने वाली स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसमें जनरेट होने वाली स्ट्रेन मतलब के चेंज में। और ये कॉमन सेंस है। फॉर एग्जांपल आपके हाथ में एक रबर है, आप रबर के ऊपर जितनी ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उसकी लेंथ में उतना ही चेंज आता जाएगा। तो ये रीजन जिसमें आपने स्ट्रेस अप्लाई की और उसको बढ़ाया तो उसमें स्ट्रेन भी बढ़ती जा रही है, ये प्रोपोर्शनल रीजन कहलाता है। अगर आप प्रोपोर्शनल को ख़त्म करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा और स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जो है ये इस कांस्टेंट के इक्वल है। और ग्राफ में ये जो कांस्टेंट है ये स्लोप ऑफ ग्राफ की मदद से इस कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और आप प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं कि ये जो कांस्टेंट है जो कि स्ट्रेस टू स्ट्रेन की रेशो से हमें मिलता है इसको हम मॉडुलस बोलते हैं। और मॉडुलस की इंफॉर्मेशन से हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास सॉलिड किस तरह का है। उसके बाद प्रोपोर्शनल रीजन के बाद एक नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट रीजन आता है, उसको बोलते हैं इलास्टिक रीजन। ये ऐसा रीजन है जिसमें हमारे पास स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन तो बढ़ रही है लेकिन इसमें प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन कायम नहीं रहता। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद भी स्ट्रेन बहुत कम आती है। अगर आप रबर की ही एग्जांपल को लें तो आपने देखा होगा कि इनिशियली उसको स्ट्रेस अप्लाई करके उसमें स्ट्रेन जनरेट करना आसान था, लेकिन एक ख़ास पॉइंट के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तब जाके रबर की जो लेंथ है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है। इस रीजन को बोलते हैं इलास्टिक रीजन, जिसमें आप स्ट्रेस तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेन उसके उसी हिसाब से जनरेट नहीं हो रहा, उससे बहुत कम जनरेट हो रहा होता है। सो इफ़ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेस applied on the material then it further does not follow the Hooke's law। मतलब उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल रीजन रिलेशन को कायम नहीं रख पाते। बट स्टिल इफ़ वी रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स, ऐसी फोर्स जो उसकी शेप को चेंज करने पे मजबूर कर रही थी, स्ट्रेन लेके आ रही थी, आप उसको रिमूव करेंगे तो वो अपनी पहली वाली पोजीशन पे वापस चला जाता है। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक रीजन। सो ऐसा पॉइंट जहाँ पे
जाके आप अगर स्ट्रेस रिमूव करें और वो वापस अपनी पहली पोजीशन पे वापस आ जाए, इस पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक यील्ड स्ट्रेंथ। व्हाट इज इलास्टिक यील्ड स्ट्रेंथ? वो स्ट्रेंथ जो कि एक ऑब्जेक्ट डीफॉर्म हुए बगैर बर्दाश्त कर लेता है। मतलब इतनी स्ट्रेंथ आप उसके ऊपर अप्लाई करें, वो डीफॉर्म होता है, स्ट्रेन आता है, लेकिन जो ही आप उसमें ये स्ट्रेस, ये फोर्स, ये स्ट्रेंथ लगानी छोड़ दें हैं, तो वो वापस अपनी पहली पोजीशन पे आ जाए, तो वो पॉइंट कहलाता है इलास्टिक यील्ड स्ट्रेंथ। अगर आप इससे ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, तो वो फिर इलास्टिक रीजन की बजाय आगे चला जाएगा फ्रैक्चुलर स्ट्रेस में, जिसमें उसमें फ्रैक्चर जनरेट हो जाएगा। मतलब अब वो अपनी पुरानी और प्रीवियस सिचुएशन में, स्ट्रक्चर में, स्टेट में वापस नहीं आएगा। तो ये कब होगा? ये इलास्टिक यील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट के आगे होगा, और इसी पॉइंट को यील्ड स्ट्रेंथ बी बोलते हैं। सो अगर आप इलास्टिक रीजन से आगे बी स्ट्रेस बढ़ाना जारी रखें, तो फिर आप आएंगे प्लास्टिक रीजन में। ये ऐसा रीजन है कि जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो टूटता तो नहीं है, लेकिन अगर आप उस पर स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे तो वो डी फॉर्म से डी फॉर्म से डी फॉर्म होता जाएगा, अपनी शेप चेंज करता जाएगा। और अगर आप उस पर किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस अप्लाई करना छोड़ेंगे, तो वो वापस अपनी पहली पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। यील्ड स्ट्रेंथ से पहले पहले तक, इलास्टिक यील्ड पॉइंट से पहले पहले तक, अगर आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करना छोड़ते थे किसी भी पॉइंट पे, तो वो अपनी पहली और इनिशियल हालत में वापस चला जाता था। जिस तरह आप रबर बैंड की एग्जांपल में देखते हैं कि आप स्ट्रेस अप्लाई करें तो उसमें चेंज आता है, स्ट्रेस लगाना छोड़ें तो वो वापस अपनी पहली पोजीशन पे चला जाता है। लेकिन प्लास्टिक रीजन में आके ये नहीं होता। सो इफ़ वी स्टिल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस even after gaining elastic yield strength, the material will undergoes permanent deformation, permanent deform हो जाएगा। By increasing the stress further, deformation keeps on increasing up to ultimate tensile stress। अब हमारे पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट कौन सा है? कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक रीजन में अगर आप उस पर स्ट्रेस बढ़ाएं तो उसकी शेप चेंज होती जाएगी, छोड़ें स्ट्रेस लगाना तो वो अपनी पहली शेप में नहीं आएगा, जहाँ पे आप उसे लेके गए वहाँ पे वो रहेगा। लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जाके वो अब परमानेंट टूट जाएगा, अपनी शेप को परमानेंटली चेंज कर देगा। इस पॉइंट को आप बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। इससे पहले क्या हो रहा था कि आपने उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया और उसने अपनी शेप चेंज की, आपने स्ट्रेस अप्लाई करना छोड़ा, वो अपनी पहली प्रीवियस शेप में वापस नहीं आया, जहाँ पे आपने जैसा उसको छोड़ा वो वैसे ही रह गया। लेकिन इससे आगे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस से आगे अगर आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। जिस तरह के रबर की एक लिमिट है, उससे आगे अगर आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं रहेगा। सो इस पॉइंट को बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, जो कि प्लास्टिक रीजन का एंड पॉइंट होता है। अब इस पॉइंट की बेस पे आप दो फर्दर मटेरियल्स को बता सकते हैं या बना सकते हैं या कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। एक को बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल और एक को बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल? बड़ा सादा सारा फ़र्क है कि जिसमें सच मटेरियल विच गेट ब्रेक डाउन इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द इलास्टिक यील्ड स्ट्रेंथ, ऐसे मटेरियल्स जो कि इलास्टिक यील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट को क्रॉस करने के फ़ौरन बाद टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनको ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो कभी प्लास्टिक रीजन में एंटर ही नहीं हो पाते। जस्ट लाइक ग्लास, आप उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करना स्टार्ट करें तो वो एक ख़ास हद तक उसको बर्दाश्त करेगा, अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। अब शेप चेंज किए बगैर ही एक पॉइंट के बाद वो टूट जाएगा। और बिस्किट की एग्जांपल भी सेम इसी तरह ही है। आप इसका ग्राफ अगर देखें स्ट्रेस टू स्ट्रेन के दरमियान, ये प्रोपोर्शनल रीजन, ये इलास्टिक रीजन, और इसके फ़ौरन बाद ये टूट जाता है। जबकि डक्टाइल मटेरियल ऐसे होते हैं
कि जिनमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जो मटेरियल है, जो सॉलिड है, वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस को बर्दाश्त करने के बाद जाके टूटता है। जस्ट लाइक आयरन है, स्टील है, रबर है। सच मटेरियल विच अंडरगोज from plastic region before breaking down and reaches the ultimate tensile strength are known as ductile material। तो इस तरह से मेनली हमारे पास जब हम किसी भी सॉलिड को मैकेनिकल स्ट्रेस से गुजारते हैं तो मेन 3 रीजन की हम बात करते हैं, प्रोपोर्शनल रीजन, इलास्टिक रीजन एंड प्लास्टिक रीजन। अब प्लास्टिक रीजन जो हैं वो सिर्फ डक्टाइल मटेरियल गेन करते हैं, जबकि ब्रिटल मटेरियल जो हैं वो इलास्टिक रीजन को क्रॉस करने के फ़ौरन बाद ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सो इस बेस पे हम सॉलिड्स की जो डिफरेंट कैटेगराइजेशन है वो कर सकते हैं।